तंत्र सिद्धियां होती हैं कई तरह की। जैसे आपने सुना होगा यक्षिणी सिद्धियां, पिशाचिनी सिद्धि, श्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो करते हैं। एक ऐसी एंटिटी है, उस एंटिटी के साथ में आपने कोई समझौता किया आपके पास, क्योंकि ये शरीर है। टेलीपैथी एक बहुत अहम योगदान निभाता है। लोग शराब के एडिक्शन में होते हैं, सिगरेट के एडिक्शन में होते हैं, तो वो एडिक्शन उनका रिमूव किया जा सकता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, पावर ऑफ अफर्मेशंस, बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में है। जैसे हम स्वयं एक ब्रह्मांड है, हम जैसे बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि। मैनिफेस्टेशन करने के लिए कम से कम अगर मैं बात करूं, कुछ रूल्स होते हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज को मैनिफेस्ट करना चाहिए, फौरन होगा, तुरंत होगा। तो बहुत सारे लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन को, पैरों के मिड ब्रेन एक्टिवेशन से पहले उनका फिजिकल और मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन किया जाना होता है। पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज नॉट थर्ड आई एक्टिवेशन। एक होता है थर्ड आई ओपनिंग और एक होता है थर्ड आई एक्टिवेशन। ये दोनों ही चीजें पूरी तरह से अलग है। कुंडलिनी एक्टिवेशन है, चाहे थर्ड आई एक्टिवेशन है, चाहे चक्र एक्टिवेशन है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। एग्जिस्ट करता है ब्लैक मैजिक, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जितनी भी चीजें आज तक आपने सुनी है अपने कानों से, आपके अंदर कान में अगर गया है, वो एग्जिस्ट करता है। ब्लैक मैजिक भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम केसेस साइकोलॉजिकल होते हैं। किरलियन फोटोग्राफी जी 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 जी। तो किरलियन फोटोग्राफी बहुत बड़े स्तर पे, इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे फ्रॉड है। ASKofficials.com। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हमारे साथ हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च करके एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग माइंड रीडिंग, ऑरा रीडिंग, वाटर थेरेपीज़ की बात करें, स्लीप थेरेपीज़ की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो बहुत सारा ज्ञान इनके पास है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया है, काशी जाकर, ऋषिकेश जाकर, संतों के बीच रहकर। तो हम वेलकम करते हैं मनीष गुप्ता जी को अपने साथ आज। सभी को नमस्कार। सबसे पहली चीज अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। आपने एक बात कही कि ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान है, तो मैं बहुत ही सहृदय स्वीकार करता हूँ कि मैं इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। ज्ञान बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। आप लोगों की बात करें तो आप लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस फील्ड में मैं हूं, अगर मैं आध्यात्म की बात करूं तो उसका 0.001% भी शायद मैं जान पाया हूं, और अभी भी खोज जारी है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि हमने पढ़ा आपके बारे में और काफ़ी कुछ जाना लोगों से भी कि आप माइंड रीडिंग करते हैं। बेसिकली ये माइंड रीडिंग होती क्या है? आपको कैसे पता चलता है सामने वाला क्या सोच रहा है या उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं? माइंड रीडिंग से पहले भी मैं बात करना चाहूँगा उन मानसिक शक्तियों की जो हर मनुष्य में होती हैं। ये माइंड रीडिंग कुछ नहीं, बस एक मानसिक शक्ति है। हालांकि क्योंकि आपने सबसे पहले मानसिक शक्तियों के बारे में, माइंड रीडिंग के बारे में पूछा है, तो मैं सबसे पहले माइंड रीडिंग को बताता हूँ। माइंड रीडिंग बेसिकली 3 तरह से होता है, जो आपने मार्केट में देखा होगा। एक तो होता है मेंटलिज्म, इसे बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे ट्रिक्स पे बेस्ड होता है, जो तमाम चीज़ें एक्सप्लोर करके किसी व्यक्ति के बारे में, या फिर इन्फ्लुएंस किया जाता है सामने वाले को कुछ बोलने के लिए, कुछ बताने के लिए, और वो बोल देते हैं कि वो माइंड रीडिंग है। तो एक तो मेंटलिज्म है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है उस चीज़ में परिपक्व होने में। लेकिन माइंड रीडिंग की दूसरी जो विधा है वो है तंत्र सिद्धियां होती हैं कई तरह की। जैसे आपने सुना होगा यक्षिणी सिद्धियां, पिशाचिनी सिद्धियां, कुछ दैवीय सिद्धियां भी हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। आपने अगर सुना हो माननीय श्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं वो दैवीय सिद्धियां हैं। तो और वो भी उन्होंने खुद प्राप्त नहीं किया, और वो कहते भी हैं कि मेरे गुरु का आशीर्वाद है। दैवीय सिद्धि का, किसी भी तरह की सिद्धि का मतलब बहुत ही सिंपल है। एक ऐसी एंटिटी है, उस एंटिटी के साथ में आपने कोई समझौता किया आपके पास, क्योंकि ये शरीर है, आप उसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में वो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और दैवीय सिद्धियां प्राप्त करनी सबसे मुश्किल इसलिए होती हैं क्योंकि वहां पर उनका कोई कुछ होता नहीं कि उनको चाहिए कुछ। आपकी भक्ति ही सिर्फ एकमात्र चीज होती है जो उनको प्रसन्न। तो दैवीय सिद्धियां बहुत मुश्किल होती हैं, इसी वजह से वो बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, और उस तरह से लोग बता पाते हैं दूसरों के बारे में।
और तीसरी जो विधा है जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो माइंड रीडिंग है खुद से। आप लोगों ने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया हो कि कोई व्यक्ति कुछ बोलने वाला होता है और आपके मन में पहले ही कुछ ना कुछ एक आइडिया आ जाता है कि हाँ ये बोलने वाला है सामने वाला। ऐसा कुछ कभी कभी होता है, अक्सर नहीं पर बहुत बार ऐसा होता है। वो कैसी माइंड रीडिंग है वो मैं सिखाता हूँ। मैं जो माइंड रीडिंग सिखाता हूँ वो पूरी तरह से साइंस पे बेस्ड है, क्योंकि मैं खुद भी एक विज्ञान का शिक्षक रहा हूँ 9 साल। तो मैं साइंस पे आधारित चीज़ों को सिखाता हूँ। एक व्यक्ति के माइंड की वाइब्रेशन दूसरे व्यक्ति की माइंड की वाइब्रेशन के साथ जब रेजोनेट करता है तो वो माइंड रीडिंग हो जाती है। सो ये किस लेवल पे होता है? मतलब रेजोनेशन एक कोई लेवल होता होगा जिसको हम अचीव करते होंगे, क्योंकि या तो हम अगर ऊपर वाइब्रेशन पे तो हमको अपनी वाइब्रेशन नीचे लानी पड़ती होगी उसी के हिसाब से सोचने के लिए। अगर माइंड रीडिंग करना है तो आपको, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का माइंड जो है वो वाइब्रेट कर रहा जी। है, दिमाग वाइब्रेट कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। चाहते हो कि आप भी वही चीजें सोचो जो सामने वाला सोच रहा है, जी। तो उस व्यक्ति के वाइब्रेशंस को आपको रेजोनेट करना होगा। उसके लिए आपको अपने वाइब्रेशंस को पहले शांत करना होगा, यानी अपना मन शांत करना होगा। और जब आपका मन शांत होगा, आप बैठेंगे ध्यान में, और जैसे ही वो कनेक्शंस बनेंगे आपका ब्रेन भी उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो जो विचार सामने वाले के दिमाग में चल रहे हैं वही विचार आपके दिमाग में भी चलने लग जाते हैं। सो जैसे कि आपने बताया इतनी ढेर सारी थेरेपीज हैं, वाटर थेरेपी और आपकी स्लीप थेरेपी, ये किस लिए दी जाती हैं किसी को भी, और किस अवस्था में दी जाती हैं? देखिए, स्लीप थेरेपी साइकोथेरेपी की एक छोटी सी विधा है। जी। साइकोथेरेपी का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी कुछ डेटा फीड है उसको आप या तो चेंज करो या फिर उसको निकाल दो या कुछ नया उसमें डाल दो। दैट इज साइकोथेरेपी। एक तरह की सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है। तो स्लीप थेरेपी एक वैज्ञानिक तरीके से एक विधा है। जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका कॉन्शियसनेस सो रहा होता है, उस समय उसके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है उसी को बोलते हैं स्लीप थेरेपी, जिसमें टेलीपैथी एक बहुत अहम योगदान निभाता है। टेलीपैथी के साथ में अगर स्लीप थेरेपी की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो बच्चे होते हैं, जो एडिक्टेड होते हैं, जैसे लोग शराब के एडिक्शन में होते हैं, सिगरेट के एडिक्शन में होते हैं, तो वो एडिक्शन उनका रिमूव किया जा सकता है स्लीप थेरेपी से। और रही बात वाटर थेरेपी, तो ये तो हमारा सनातन है, सनातन से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे कमंडल में जल लेते थे, किसी को श्राप देना हुआ, किसी को वरदान देना हुआ, करते थे। उसमें उसको अभिमंत्रित करते थे जल को, उसमें कुछ बोलते थे, मंत्र पढ़ते थे और लोगों पे छिड़कते थे। कुछ वैसा ही वाटर थेरेपी यहाँ पे भी होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, मस्तिष्क में 90% पानी है, इसको प्रोग्राम किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और वो चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करना सीख जाते हैं। सर जैसे आजकल हम बहुत बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में जी। जनरली, और हर कोई आजकल मैनिफेस्टेशन सिखा भी रहा है। तो क्योंकि लोगों में ये भ्रांतियां बहुत ज़्यादा फैल गई हैं कि मैनिफेस्टेशन सिखा रहा है तो दूसरे तीसरे दिन हमारे मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में हमारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली होता क्या और कितना टाइम पीरियड लगता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में? ओके, देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब मैं पहले बता दूं लोगों को, इच्छाओं की पूर्ति करना। इच्छा पूर्ति बोलते हैं मैनिफेस्टेशन को। बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में हैं आज, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने पहली बुक जो पढ़ी थी इस पर्टिकुलर फील्ड में आने से पहले, तो बहुत पहले जब मैं छोटा था तो मेरे एक मित्र ने दी थी द सीक्रेट, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी वो प्रमोट करता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, पावर ऑफ अफर्मेशंस, बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में है। लेकिन इन सभी का जो आधार है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आप। अभी आप मेरी इस फिंगर से पूछो कि आप कौन। अगर ये फिंगर ये बोलती है कि मैं एक फिंगर हूं, मैं एक उंगली हूं, तो ये फिंगर की अज्ञानता है। एक्चुअल में ये सिर्फ एक फिंगर नहीं है, ये एक पूरा शरीर है। अगर ये फिंगर अपने आप को पूरा शरीर मानती है तो इसके लिए सब कुछ ये पूरा शरीर करने के लिए तैयार है। इसको पेन होगा तो पूरा शरीर इसकी सेवा करेगा, या इसको कुछ भी करना हो पूरा शरीर इसकी सहायता करेगा। ठीक उसी प्रकार से हम सभी हैं, हम सभी इस ब्रह्मांड का एक अंश है, एक हिस्सा है, और हिस्सा होने की वजह से हम स्वयं एक ब्रह्मांड हैं। हम जैसे बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि,
तो अहम ब्रह्मास्मि की भावना के साथ अगर कोई व्यक्ति कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहे, कुछ भी, वो कर सकता है। जितनी भी थ्योरीज हैं वो इसी पे रिलाई करती हैं, इवन लॉ ऑफ कर्मा भी इसी पे बेस्ड है। सर वो जैसे मैंने टाइम पीरियड पूछा, किसी एक आदमी को अगर अच्छे से मैनिफेस्टेशन सीख ले तो कितना समय लगता है कुछ भी मैनिफेस्ट करने में? वो डिपेंड करता है कि उसको मैनिफेस्ट क्या करना है। मैनिफेस्टेशन करने के लिए कम से कम अगर मैं बात करूं, कुछ रूल्स होते हैं। जी जैसे कि लोगों को मैनिफेस्ट करना, हम क्या करते हैं, वस्तुओं को मैनिफेस्ट करते हैं। जी आपको मान लो एक घर चाहिए, घर कैसे आएगा? पैसों से आएगा। पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा लोगों से। पर लोग सीधे सीधे सोचते हैं घर आ जाए, तो लोगों को मैनिफेस्ट करना होता है। दूसरा रूल होता है मैनिफेस्टेशन का कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज को छोड़ करके उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं जो हमें बहुत बाद में चाहिए। अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, नहीं, हमें अपनी प्रायोरिटीज को मैनिफेस्ट करना चाहिए, फौरन होगा, तुरंत होगा। और तीसरा होता है मैनिफेस्टेशन का जो सबसे बेहतरीन रूल है, वो है शेयरिंग। अगर आप कुछ भी, जैसे मन्नत मांगते हैं आप, जी तो मन्नत क्यों माना जाता है? क्योंकि मन्नत में यही चीजें होती हैं कि आपने जो सोचा है कि मुझे मिल जाए, उसके बदले में आप लोगों को कुछ ना कुछ शेयर करें। इसी वजह से मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है। तो जब आप शेयरिंग की भावना के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी पूरा होता है। अगर आपकी प्रायोरिटी है वो, एक एक दिन में भी चीजें पूरी होती है मैम, जी एक एक दिन। मैं इस एक विशेष प्रकार का ध्यान मैं अपने सेशंस में अक्सर कराता हूँ, जो एक एक दिन में चीजें मैनिफेस्ट कराता है। बस वो आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। सर जैसे कि हमने पढ़ा था आपके बारे में, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी करते हैं। ये बेसिकली मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या चीज़ है और इससे क्या फ़ायदे हैं हमें? क्या यही भी मेडिटेशन का और मैनिफेस्टेशन का पार्ट है? देखिए, मिड ब्रेन हमारे शरीर का एक, हमारे ब्रेन का बेसिकली मिडल वाला जो हिस्सा है, बहुत सारे लोब्स होते हैं ब्रेन में। तो जो सेंट्रल लोब्स हैं, जो बीच में जो लोब्स होते हैं, और दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एक राइट हेमिस्फीयर है, दोनों के बीच का जो एक हिस्सा है, और उस हिस्से में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक पिनियल ग्लैंड भी होता है। जी तो बहुत सारे लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन को पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग थर्ड आई एक्टिवेशन भी बोलते हैं। पर एक्चुअली थर्ड आई एक्टिवेशन एक अलग चीज है। थर्ड आई एक्टिवेशन की वजह से मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो सकता है, पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज नॉट थर्ड आई एक्टिवेशन। तो पिनियल ग्लैंड बेसिकली बहुत सारे आपके ब्रेन की कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, प्लस बहुत सारे हार्मोन्स के सीक्रेट होने में मदद करता है। तो ब्रेन के उस हिस्से को अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना लेते हैं, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच का जो कम्युनिकेशन चैनल है वो इन्हेंस हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक लॉजिकल और क्रिएटिव माइंड के बीच में जो एक कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस व्यक्ति का बोलते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो गया। हालांकि ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों का वो जो ब्रिज है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि वो लॉजिकल बहुत कम सोचते हैं, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों का बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन बड़े भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का आपने जो कंसेप्ट बताया, क्रिएटिव माइंड और लॉजिकल माइंड के बीच का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जी, तो जितना स्ट्रांग होगा क्या उतनी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उतना ही डिफरेंसेस होंगे? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मिड ब्रेन एक्टिवेशन से नहीं होती है। जितना ज़्यादा मिड ब्रेन एक्टिवेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा ये इंटेंसिटी इसकी बढ़ेगी, इन्हेंसमेंट्स बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। जैसे कि ब्लाइंड फोल्ड होता है, जैसे कि क्वांटम स्पीड रीडिंग होता है, उसकी मेमोरी है, उसका फोकस है, उसका क्रिएटिव पार्ट है। वो लाइफ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने। जी तो ये अगर हम बच्चों को बहुत जल्दी सिखा दें, जैसे कि 5-6 साल पे, तो क्या हाँ, पॉसिबल है बच्चा उस उम्र थोड़ा तक आ समझ जाते हैं? ओके, बच्चा थोड़ा समझदार हो और 16 साल तक के बच्चे तक सीख सकते हैं। लेकिन 16 साल का बच्चा वो जो थोड़ा सा जिसके अंदर बचपना हो, बहुत सारे कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी आजकल बहुत बड़े होने लग गए हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें आने लग जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर बहुत एक बच्चे की तरह है, 16 साल तक का भी बच्चा है, तो उसका मिड ब्रेन एक्टिवेशन बहुत आसानी से किया जा सकता जैसे हम सब बैठे हैं सर, क्या हमारा भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो सकता है इस है। एज पे? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन तरीका अलग होगा। जी बड़ों के मिड ब्रेन एक्टिवेशन से पहले उनका फिजिकल और मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन किया जाना होता है। तो करीब 7 दिन लग जाते हैं उस चीज में कि जी। फिजिकल और मेंटल डिटॉक्सिफाई किया जाए पहले। उसके लिए आपके खान पान का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे फ्रूट्स जूसेस सैलेड्स पे आपको रहना होता है, और फिर कुछ मेंटल डिटॉक्स जो टॉक्सिक्स होते हैं उसको निकाला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो जाता है, बड़ों का भी होता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है और उस लेवल का नहीं हो पाता जिस लेवल का बच्चे कर पाते हैं। सर जैसे कि हम थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करते हैं, जब हमारे दिमाग में थर्ड आई आता है तो एक ही थॉट आता है कि आने वाला फ्यूचर इंसान देख सकता है जिसका थर्ड आई एक्टिवेटेड है, ऐसे कहते हैं जनरली लोग। तो ये थर्ड आई एक्टिवेशन का पूरा प्रोसेस क्या है और ये थर्ड आई एक्टिवेशन एग्जैक्टली है क्या, उससे क्या फ़ायदे होते हैं हमारे जीवन में? ओके, एक्चुअली मैं कई बार मेरे पास फ़ोन्स आते हैं लोगों के, लोग बोलते हैं सर थर्ड आई मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है और मुझे ये चीज़ दिखती है, वो चीज़ दिखती है, इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। और मेरे पास भी लोग कहते हैं सर 2 दिन में थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा क्या? एक्चुअली मैं 2 दिन का प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें होता है। तो 2 दिन में हो जाएगा क्या? वो सोचते हैं, समझते हैं कि थर्ड आई होता क्या है? थर्ड आई बेसिकली आपके शरीर के 114 ऊर्जा केंद्रों में से एक है। देयर आर 114 एनर्जी सेंटर्स इन योर बॉडी। उन 114 केंद्रों में से 7 ऊर्जा केंद्र थोड़े प्रमुख होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, जिनमें से एक ऊर्जा केंद्र आपके माथे के बीचों बीच थोड़ा अंदर की तरफ रहता है, उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, अजना चक्र या थर्ड आई चक्र। ठीक है, अब उस ऊर्जा केंद्र की ऊर्जा को यूटिलाइज कर पाना ही थर्ड आई एक्टिवेशन है। लोग 2 चीजों में कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, एक होता है थर्ड आई ओपनिंग और एक होता है थर्ड आई एक्टिवेशन। ये दोनों ही चीजें पूरी तरह से अलग हैं। थर्ड आई ओपनिंग का मतलब होता है कि आपके पास मान लीजिए एक ऐसा घर है जिस घर में कोई दरवाजा ही नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, वो थर्ड आई ओपनिंग है। और एक ऐसा घर जिसमें डोर तो है पर वो आपके कंट्रोल में है, आप जब चाहो उसको बंद कर सकते हो, जब चाहो तब उसको ओपन कर सकते हो, दैट इज थर्ड आई एक्टिवेशन। तो थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है। इवन सारे चक्रास की बात मैं करूं, बहुत सिंपल है कि आप अपने एनर्जी सेंटर्स की ऊर्जा का, एनर्जी का यूटिलाइज कर सकें, उसको अलग अलग साइकिक स्किल्स में इस्तेमाल कर सकें, दैट इज थर्ड आई एक्टिवेशन। दैट इज नॉट परमानेंट। आप किसी भी चीज की बात करें, चाहे कुंडलिनी एक्टिवेशन है, चाहे थर्ड आई एक्टिवेशन है, चाहे चक्रा एक्टिवेशन है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। आपको एक बार किया है तो उसको कंटिन्यूअस करते रहना होता है। आप ये सोचो कि आज आपने कुंडलिनी जागरण कर ली, हमेशा के लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरी कुंडलिनी मैंने जागरण कर रखी है, होता ही नहीं उनका। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये प्रोसेस है, ये करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया तो हो गया, वो करते रहना पड़ेगा, आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। सर जैसे कि मैंने काफ़ी दिनों तक मेडिटेशन किया है, तो एक टाइम पीरियड पे ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी थोड़ा वाइब्रेट करने लग जाती है और थोड़ा तेज़ स्पीड में वाइब्रेट करती है, वो क्या स्टेज होती है इंसान की? बॉडी वाइब्रेट करती है, ये तो बहुत ही बेसिक सा स्टेज है जी। आपकी एनर्जी जब आपकी बॉडी में से निकलती है। जैसे मैं आपको, अगर कभी कुंभक किया आपने? नहीं। कुंभक में 2 तरह के कुंभक होते हैं, अंतः एक बाह्य। तो जब आप कुंभक करते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी पूरी वाइब्रेट करने लग जाती है। तो जब आपके शरीर की ऊर्जा एक्चुअल में रिलीज होती है जी। तो ये वाइब्रेशंस बहुत ही स्वाभाविक है, होता है। वो सारे चक्रों की वाइब्रेशंस होती हैं? वो हाँ, आपके एनर्जी सेंटर्स अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, उनकी वाइब्रेशंस महसूस आपको हो सकती है। तो इस प्रोसेस को इंसान को रेगुलर रोज करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल। मेडिटेशन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ही यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में मेडिटेशन को लेकर आऊं, और इसी वजह से मैं इसको प्रमोट करता हूँ। कुछ भी, एनीथिंग, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप मेडिटेशंस के अलग अलग तरीके होते हैं वो अगर जानते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से आपकी साइकिक स्किल्स डेवलप होती हैं और उन साइकिक स्किल्स का इस्तेमाल करके आप कुछ भी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं सिखाता हूँ। सर जैसे हमने अभी तक जो सुना है साइकिक स्किल्स के बारे में, तो लोग ये बोलते हैं जिनके पास साइकिक स्किल्स होती हैं वो आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अब तुम्हारे मतलब आज अगर मेरी जैसे टीम बैठी है, इसके जीवन में क्या होने वाला है, वो प्रेडिक्शन वो कर सकते हैं। तो क्या ये एबिलिटी हमारे अंदर भी आ सकती है दूसरों का चीज़ें प्रेडिक्ट करने के लिए? देखिए, ये होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन होता है किसी किसी को इस बात का कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं, और वो अपने अंदर से ही आती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर है और उस ईश्वर को सब कुछ पता है, उसके पास नॉलेज की कमी नहीं है। जिसको भी आज तक ज्ञान की प्राप्ति हुई है अपने अंदर से ही हुई है, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, कोई भी हो। तो जब अंदर से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आपके भी अंदर वो पूरा ज्ञान समाया हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप अपने इंट्यूशन पे काम करते हैं, सिक्स सेंस पे काम करते हैं, तो आप, कई बार होता है मेरे मुंह से कई बार ऐसे कुछ सडनली निकल जाता है और मुझे पता भी नहीं होता कि मैंने बोला है, और वो हो जाता है।
तो वो हो जाता है बिल्कुल। क्या सिक्स सेंस हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं वो डेवलप कर सकते हैं अगर लाइफ में कभी अभी तक नहीं हुआ है वो डेवलप? सभी का सिक्स सेंस थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा है जिसका सिक्स सेंस बिल्कुल काम ना करे। सभी के पास सिक्स सेंस है, उसको इंटेंसिफाई करना जब आप थर्ड आई पे काम करते हैं, बेसिकली मुख्य रूप से जब आप अपनी ऊर्जा केंद्र थर्ड आई वाले काम पे करते हैं, थर्ड आई वाले ऊर्जा केंद्र पे काम करते हैं, तब ये सिक्स सेंस आपका डेवलप होता है निश्चित रूप से। सो ये थर्ड आई, साइकिक स्किल्स और इंट्यूशन, ये तीनों का कोलैबोरेशन क्या है? कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये? हम सभी के शरीर में एक ऊर्जा निवास करती है, जैसे आप और मैं सभी बैठे हुए यहाँ पे जी। अगर वो ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाए तो हम क्या हैं? एक डेड बॉडी है। इवन एक डेड बॉडी को लोग उसके नाम से भी नहीं बुलाते, राइट? उसका नाम हम बोलते हैं वो तो गया। मान लो ABC कोई व्यक्ति है जो मर गया और उसकी बॉडी पड़ी है, पर कोई पूछेगा ABC कहाँ है, तो बोलते हैं वो गया, जबकि उसका शरीर है यहीं पे। इसका मतलब ये जो नाम भी हम दे रहे हैं ना, ये शरीर को नहीं दे रहे हैं, ये उस ऊर्जा को दे रहे हैं। तो हम सभी के शरीर में जो ऊर्जा निवास कर रही है, जो हमारे 114 ऊर्जा केंद्रों में फैली हुई है, इसका सबसे पहला काम है हमारे शरीर को चलाना। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, देखो आप अलग अलग बड़े बड़े ऊर्जा केंद्र देखो बीच में भी हैं। 7 चक्रास, देखो मैंने कुर्ता भी पहन रखा है, ये 7 चक्रास हैं। ये सेंटर में ही क्यों है, आपने सोचा कभी? क्योंकि यहीं पे मेन मेजर ऑर्गन सिस्टम्स ही यहीं पे हैं, इसीलिए इनको ऊर्जा देने का काम है। तो सबसे पहला काम आपकी प्राण शक्ति का है, आपके शरीर को चलाना। दूसरा काम है आपके भोजन को पचाना। भोजन में आप क्या करते हो ये भी डिपेंड करता है। अगर आप अन्न लेते हो, आप अनाज लेते हो, देखो आप कभी भोजन करने के बाद आपको आलस से आता है, अधिक भोजन करने के बाद। क्यों आलस से क्यों आना, जबकि उससे तो ऊर्जा मिलनी चाहिए, पर आलस से क्यों आ रहा है? आलस इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका शरीर जो अभी तक चला रहा था, जो ऊर्जा आपके शरीर को चला रही थी, अब आपके भोजन को बचाएगी, राइट? इसीलिए जो हमारे सन्यासी होते हैं या हम सभी लोग जब साधनारत होते हैं तो ज्यादातर फ्रूट्स, जूसेस, सैलड्स खाते हैं, क्योंकि वो आधे घंटे के अंदर हमारी ऊर्जा को स्वतंत्र कर देता है। और इसी प्राण शक्ति का तीसरा काम होता है हमारी बीमारियों को ठीक करना। और इसी आधार पे मैं लोगों की बीमारियां ठीक करवाता हूं, उनके जीवन से जो मेडिसिन हैं उसको मैं निकलवाता हूं। तो ये पॉसिबिलिटी है, किसी को डायबिटीज है, कुछ किसी भी को हार्ट पेशेंट है, वो भी रिमूव हो सकता है? एनीथिंग, कोई भी बीमारी हो। कैंसर पेशेंट्स को मैं फ्री में देखता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो जो बीमार है, उसकी बीमारियां, उसके वो प्राण शक्ति, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, जो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपकी ऊर्जा है। दवाइयों का रोल 10% से ज्यादा नहीं होता। और इवन आपकी साइकोलॉजिकली वही एक डॉक्टर मान लो है, कोई 1000 रुपये फीस ले रहा है, 2000 रुपये फीस ले रहा है, आपकी साइकोलॉजी बन जाती है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा हो। साइकोलॉजी का भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ठीक करने में आपकी प्राण शक्ति का ही योगदान है। एक व्यक्ति कोई आईसीयू में एडमिट होता है तो उसको बहुत ज्यादा आराम कराया जाता है, तो उसको फ्रूट्स दिए जाते हैं, खिचड़ी दी जाती है, इससे उसकी ऊर्जा स्वतंत्र हो जाती है और वो ठीक होता है। आप घर पे इस प्रोसेस अपना लो, मैक्सिमम बीमारियां आप घर पे ठीक कर सकते हो। और उसके बाद आपकी जो बीमारियां हैं, ये ठीक करने के बाद में आपकी प्राण शक्ति का जो चौथा काम होता है वो होता है आपकी मानसिक शक्तियों का विकास करना। तो कोई व्यक्ति अगर इन सभी चीजों को ध्यान में रखे, शरीर को चलाना, भोजन पचाना, बीमारियां ठीक करना, इन तीनों चीजों से प्राण को अगर स्वतंत्र कोई करता है तो उसकी मानसिक शक्तियां प्रबल होती हैं। और मानसिक शक्तियां वो सब कुछ हैं जो आप सोचते हो कि ये नहीं हो सकता, जैसे माइंड रीडिंग है, टेलीपैथी है, ऑरा रीडिंग है, टेलीकिनेसिस है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, क्वांटम स्पीड रीडिंग है, कुछ भी, साइकोकिनेसिस है, पायरोकिनेसिस है, हाइड्रोकिनेसिस है। बहुत सारी मानसिक शक्तियां आप सभी जानते हैं, और उन सभी मानसिक शक्तियों को प्राप्त करने का यही एक तरीका है कि आप अपनी प्राण शक्ति को स्वतंत्र रखें। अपने खान पान, अपनी दिनचर्या और ध्यान, ये 3 चीजें हैं। ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन की जैसे अभी आपने बात करी, ये एस्ट्रल प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? एस्ट्रल प्रोजेक्शन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को, जो भी आपकी चेतना आपके शरीर में है, उसको आप अपने शरीर से बाहर निकाल कर एक मरने से पहले मरने का अनुभव प्राप्त करने वाली बात है। एक होता है एस्ट्रल ट्रैवल, जो लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल करवाते हैं, पर ऐसा ट्रैवल करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। ऐसा होता है? हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी होता है। इनिशियली एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने शरीर से बाहर अपने आप को देख रहा है वो बहुत डर जाता है, तो वही हो जाए बहुत बड़ी बात है।
होता वो है। किस स्टेज पे होता है? या तो इंसान को इतना सात्विक अपना जीवन शैली अपनानी पड़ती है, मन से, तन से, हर तरह से। हाँ, आप अपनी ऊर्जा को स्वतंत्र करना शुरू कर दीजिए, अपनी दिनचर्या का, अपने खान-पान का ध्यान देना शुरू करो, थोड़ा मेडिटेशंस करना शुरू करो, आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन खुद से भी महसूस होने लग जाएगा। कभी-कभी रात में आपके साथ हो सकता है, आपके सोते समय आपको महसूस हो सकता है कि आप अपने शरीर से बाहर हैं। दैट इज़ ऑल्सो एस्ट्रल प्रोजेक्शन। हाँ, इंटेंशनली भी इस चीज़ को कराया जा सकता है, जो एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति जो दे रहा हो इस चीज़ का ज्ञान, आपको शिक्षा दे रहा हो, मैं भी सिखाता हूँ, तो कर सकते हैं। सर, आपके पास कोई ऐसा केस माइंड रीडिंग का, या आपने जैसे कैंसर पेशेंट्स को बचाया, तो इस तरह का कोई केस आप हमसे डिस्कस करेंगे? माइंड रीडिंग का एक केस मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये सालों पहले की बात है। 2022 की बात है। अप्रैल 2022 की बात है। मेरे पास एक फ़ोन आता है बनारस से। बनारस मेरा बहुत प्रिय शहर है। तो एक लेडी का फ़ोन आया मेरे पास कि सर मेरे हस्बैंड मिसिंग है। तो उन्होंने बोला गुरुजी, तो मैं एक्चुअली गुरु तो हूँ नहीं, मैं आप लोगों से ही बोलता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला गुरुजी मेरे हस्बैंड मिसिंग है, और वो रोने लगी। उनके छोटे-छोटे 3 बच्चे थे। तो मैं सोचूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इस तरह का कुछ करता तो हूँ नहीं, कोई बहुत शक्तिशाली इंसान तो मैं हूँ नहीं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा करो कि आप मेरे सेशन करो, क्योंकि मुझे पता था कि मानसिक रूप से शांति तो मेरे सेशन में लोगों को मिल ही जाती है। तो मैंने उनको ऑनलाइन सेशन कराया था फ्री ऑफ कॉस्ट। उस सेशन में वो आईं, उन्होंने चीज़ें की। जब माइंड रीडिंग वाली बातें हुई तो उन्होंने माइंड रीडिंग, मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे कर सकती हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शंस कर सकती हैं और देखें कि इस समय वो उनके मन में क्या चल रहा है। तो शुरुआत में तो इनिशियली उनको येलो कलर की दीवारें दिखी थी, जी। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुझे शाम को मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे ना कहीं पे गंगा दिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ गंगा। जी। तो मैंने उनसे बोला कि अ, हाथ से लिखा हुआ गंगा, तो आप बनारस में हैं, देखो जा करके। तो बोली वैसे तो सर मैं रोज़ जाती हूँ बनारस, मतलब घाट पे रोज़ जा करके देखती हूँ, तो मैं फिर भी जाती हूँ। फिर मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप हरिद्वार जाके देखो। उन्होंने बोला मैं हरिद्वार भी जा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से जाऊँगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे गंगा लिखा हुआ दिखा है। जी। फिर मेरे इंट्यूशन में आया, मेरे अंदर से आया कि ऋषिकेश। मैंने उनसे बोला कि आप ना पहले ऋषिकेश जाओ। तो वो जब ऋषिकेश गईं तो वहाँ तीसरे दिन उनके हस्बैंड उनको मिल गए थे, और एक आश्रम में थे जिस आश्रम की दीवारें भी येलो थी। तो ये एक माइंड रीडिंग का काफ़ी मुझे अभी भी बहुत रोमांचित करता है कि मैं ऐसा मैं ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया कि मैं इस तरह से माध्यम बना किसी के मिलने का, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि हम बात करते हैं हिप्नोसिस के बारे में, और हमने बहुत सारा टीवी में भी देख रखा है कि हिप्नोसिस ऐसे होता है कि सामने हाथ रखा और इंसान हिलने लग जाता है, जो बोला वो करने लग जाता है। तो ये हिप्नोसिस की कौन सी स्टेज होती है जिसमें इंसान सारी बातें मान लेता है आपकी? देखिए हिप्नोसिस, जैसे जो आपने बताया अभी कि हाथ रखना और उससे कुछ चीज़ें होने लग जाना, तो अलग-अलग चीज़ें हैं, वो इंड्यूसिंग वाला एक प्रोसेस होता है। जी। हिप्नोसिस में बहुत ही सिंपल सा ये है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसका जो दिमाग जो चल रहा है, उसके दिमाग को आप रोक दो, उसके वाइब्रेशंस को, उसके जो विचार जो चल रहे हैं उसको आप रोक दो या उसको भटका दो, और जो आप चाहते हो वो चीज़ें वो करने लग जाए, दैट इज हिप्नोसिस। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे आपने बोला कि किसी को भी कुछ भी कर दिया। एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती हैं कि किसी को भी ऐसा होता है ना, कई बार लोग बताते हैं कि मैं जा रहा था और रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिला और मुझसे उसने कुछ बोला और मैंने सब कुछ उसको निकाल के दे दिया। वो दैट इज़ नॉट हिप्नोसिस, वो हिप्नोसिस नहीं होता है। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें व्यक्ति ट्रांस में चला जाता है, उस केमिकल की वजह से ही ऐसे केमिकल्स होते हैं। कई बार रुमाल के थ्रू किसी को स्मेल करा दिया या कुछ कर दिया, वो व्यक्ति ट्रांस में जाता है और वो अपने होश, मतलब उसका जो ब्रेन है, ब्रेन और बॉडी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, और फिर वो जो चाहता है कि हाँ उसको सामने वाले ने कुछ बोला ये करना है तो वो कर देता है। तो एग्जैक्टली वो हिप्नोसिस नहीं होता है। हिप्नोसिस एक बहुत बेहतरीन साइंस है हिप्नोसिस, जिससे किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कुछ चीज़ें डाली जा सकती हैं, उसके माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता है, उसके एडिक्शंस को रिमूव किया जा सकता है, और उससे कुछ ऐसी चीज़ें कराई जा सकती है जो उसने कभी सोची ही ना हो, जो कभी करता ही ना हो। ठीक है, तो वो हिप्नोसिस में होता है। बाकी हिप्नोसिस बहुत ही अच्छी विधा है, इसका मिसयूज करना बहुत बार मतलब अजीब लगता है कि ऐसा कुछ होता भी होगा,
क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अगर हिप्नोसिस की बात है तो आप अलाउ नहीं करें तो अगर ट्रिक्स यहाँ पे नहीं है तो कई बार ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, कई बार आपको भटकाया जाता है, किसी और चीज़ को सोचने के लिए ज़बरदस्ती आपको इंड्यूस किया जाता है कि आप वो चीज़ सोचो और फिर आपको कुछ चीज़ें करने के लिए बोली जाती है, वो आप करते हो। तो वो ज़बरदस्ती वाली बातें हो गई, वो हिप्नोसिस नहीं है, वो ट्रिक्स पे बेस्ड होता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हिप्नोसिस है तो वो जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। सर फिर वो क्या कंडीशन होती है, कई बार होता है कि पर्चा सामने वाले के पास हमने दिया, उसने अपने मन से नंबर लिखा और हमें पता चल जाता है कि उसने नंबर क्या लिखा। वो सब ट्रिक्स पे बेस्ड होता है मैम। वो ट्रिक्स पे बेस्ड है। हाँ जी, वो सब ट्रिक्स पे बेस्ड होता तो उसमें कोई हिप्नोसिस का कोई कनेक्शन नहीं है। है, वही कनेक्शन। तो इस केस में सर टेलीपैथी और हिप्नोसिस का कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए टेलीपैथी तो हम सभी लोग करते रहते हैं। आपको पता है आपके दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते हैं? विज्ञान कहता है कि 30,000 से ज़्यादा थॉट्स हर व्यक्ति के मस्तिष्क में लगभग आते रहते हैं। लेकिन आप सोच के देखो 30,000, क्या लगता है आपको 30,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं? लगता नहीं है सर। लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम थॉट्स टेलीपैथिकली हमारे दिमाग तक ट्रेवल करते हैं और जिन चीज़ों को हम नहीं पहचानते हमारा माइंड उन चीज़ों को ऑटोमेटिक इग्नोर करता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप देखते रहते हैं, बट आपको अभी इतनी दूर ट्रैवल करके आया, मैं किसी का भी फोटो दिखाऊंगा, इसको रास्ते में देखा था क्या, आप नहीं पहचान पाओगे, भले ही आपने उसको देखा था, क्योंकि माइंड इसने ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जिसको ये नहीं जानता। राइट? तो टेलीपैथिकली आपके दिमाग में 70% थॉट्स टेलीपैथी से आते ही आते हैं, लेकिन आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को इग्नोर करता है। और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है कि आप जैसे किसी को याद कर रहे हो, थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाता है। ये ऐसा बहुत होता है सर। होता है ना? और हर व्यक्ति के साथ में होता है। ये भी नहीं बोल सकते कि इत्तेफाक है, इत्तेफाक तो नहीं है। तो एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन माइंड से हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसमें टेलीपैथी हो जाती है। लेकिन ये कैसे होता है सर? एक इंसान कहीं दूर बैठा होता है और आप अपने शहर में हो, वो दूसरे शहर में, वो कॉल कर दे, उसके बारे में सोचो बस। वो कनेक्शंस, एक मन का एक स्टेट होता है, माइंड का एक स्टेट होता है जिसे बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि मैं और आप अलग हैं ही नहीं, और एक्चुअल में नहीं है। आपके अंदर जो एनर्जी है मेरे अंदर भी वही एनर्जी है, कुछ अलग थोड़ी ना है। इसी बात को जब हम मान लेते हैं, अभी तो हम शब्दों में समझ रहे हैं, शब्दों में तो जानते हैं, लेकिन मानना अलग बात होती है। जब हम ये बात मान लेते हैं ना, तो उसके साथ हमारी टेलीपैथी होती रहती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को के साथ टेलीपैथी करती है, बच्चा कितनी भी दूर हो, माँ को अपने बच्चे का आभास होता है। एक अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं उनको एक दूसरे का भी आभास होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह के कनेक्शंस होते हैं, उनके बीच में टेलीपैथी होती रहती है। कई बार आपने देखा होगा कोई मित्र आपका साथ में है, वो कुछ बोलने वाला है, उसके पहले आप वो बोल देते हो, या आप सोचते हो यार मैं तो ये बोलने वाला था, या कोई आप किसी के बारे में बातें करते हो, वो व्यक्ति खुद आ जाता है और आपको लगता है कि अरे देखो नाम लिया शैतान हाजिर। भाई कोई शैतान नहीं है, यही टेलीपैथी है। तो टेलीपैथी होती है और इसको इंटेंशनली करना ध्यान के माध्यम से पॉसिबल है, किया जाता है। ऐसा था, जैसे कि मैं और भी रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, तो हमने देखा ब्लैक मैजिक रिमूवल भी आप करते हैं। तो क्या है ब्लैक मैजिक एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर आप व्हाइट लाइट में बिलीव करते हो तो ब्लैक जैसा कुछ है ही नहीं। देखो मैजिक तो होता है जी, राइट। तो मैजिक का ब्लैक और व्हाइट डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। एग्जिस्ट करता है ब्लैक मैजिक? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जितनी भी चीजें आज तक आपने सुनी है अपने कानों से, आपके अंदर कान में अगर गया है, वो एग्जिस्ट करता है। ब्लैक मैजिक भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम केसेस साइकोलॉजिकल होते हैं, ब्लैक मैजिक के होते ही नहीं है। सर कोई ऐसा केस ब्लैक मैजिक का जो आपके पास आया हो और जो आपको भी आज तक याद हो? बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, और मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम केसेस साइकोलॉजी के होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं जी। लेकिन उन केसेस में भी मैं उनको बता नहीं सकता हूँ कि आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज है। तो कई बार मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी रिजॉल्व करने के लिए कुछ तामझाम करना पड़ता है, उस तरह की का माहौल बनाना पड़ता है कि आपके साथ ये चीजें की, क्योंकि निकलेगा ही नहीं वैसे। दिमाग में वही है कि मुझ पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तो वो चीजें वैसी होती हैं। ऐसा एक केस मेरे पास है, तो हुआ था अभी लास्ट 2 महीने पहले की बात है, मुंबई में हुआ था। तो एक लेडी आई, मैं उनका नाम नहीं बता सकता,
तो उन्होंने बताया कि उनको ये सब चीज़ें फ़ील होती हैं, उनको एनर्जी फ़ील होती है, उनको रात में कोई उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, ऐसा उन्होंने बताया। पिछले कई सालों से उनके साथ चीज़ें चल रही थी, वो फ़ॉरेन में रह के आई थी। तो वहाँ एक्चुअली उनको फ़ॉरेन में कहीं कोई मिला था उनको, कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति जो उनको कुछ साधना करवा रहा था अपने लेवल पे, और बाद में वो छोड़ के चली आईं। तो जब छोड़ के चली आईं तो फिर उनके साथ वो चीज़ें होने लगी। वो बाद में वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता कि नहीं, मुझे वापस आओ, तुम मेरे पास आओ और वो चीज़ें करो। तो उस तरह का केस था। तो उसको फिर जो भी प्रक्रियाएँ हैं उसके माध्यम से उसको निकाला गया। तो फिलहाल ठीक है, शी इज़ वेरी वेल, वो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केसेज़ में फिर भी बोलूँ, मैक्सिमम केसेज़ में जो ब्लैक मैजिक है वो होता ही दिमाग नहीं में है, खाली। दिमाग में होता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं और उसको उस तरह से निकालना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि वो अगर मैं डायरेक्टली उनको बोल दूँ कि ये मानेंगे साइकोलॉजिकल इश्यू है तो वो मानेंगे ही नहीं और वो निकलेगा भी नहीं। ऐसे ही एक केस होता है सिज़ोफ्रेनिया का, आपने सुना होगा। जी। तो सिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, व्यक्ति को कानों में कुछ सुनाई देता है, उसको कोई कमांड देता है, उसको उसको लगता है कि कोई उसको हर समय देख रहा है, कई वॉच बार कर रहा इंसान है। भगवान समझने लग जाता है अपने आप को ही। और हाँ, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को तो हम बता भी नहीं सकते कि आपको सिज़ोफ्रेनिया है। उसको उसको लगता है कि उसके साथ टेलीपैथी की जा रही है, उसका माइंड रीड किया जा रहा है, उसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। तो हम उसको बोलते हैं हाँ, ऐसा सच में हो रहा है। जी। और सच में हो रहा है ऐसा बता करके फिर हम क्या करते हैं, धीरे-धीरे उसके साथ कुछ चीज़ें कराना शुरू करते हैं, जिससे उसका ब्रेन अपना जो पावर है वो रीगेन करता है और उसके साथ वो चीज़ें होनी बंद होती हैं। हो जाती हैं, वो भी ठीक होती हैं। ज़्यादा सुनते हैं आजकल ऑरा रीडिंग, और लोग कई सारे सिखाते भी हैं कि अपना ऑरा को कैसे क्लीन करना है यूट्यूब पे, और इनफैक्ट अगर इंस्टाग्राम पे बात करें तो बहुत सारी रील्स बनी हैं कि कैसे अपने ऑरा को क्लीन करें। कई लोग तो बोलते हैं काट भी है इसका, कि अपने हाथ को यूं कर लिया, इधर कर लिया और ऐसे ऐसे कर लिया, अपना ऑरा सेव कर लिया। तो क्या इस तरह की ऑरा हीलिंग होती क्या है, ऑरा रीडिंग क्या होती है, और सेव कैसे कर सकते हैं अपने ऑरा को? क्या यही तरीका है जो रील्स बन रही हैं सेव करने का? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह तो देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मतलब मैंने देखा है कई बार लोग इस तरह की चीज़ें बताते हैं। देखिए, ऑरा का मतलब होता है आभा मंडल। आभा मंडल का मतलब आपके शरीर से प्रकाश निकलता है और हर व्यक्ति के शरीर से निकलता है। जिसकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा स्वतंत्र होगी, उसके शरीर से उतना ही ज़्यादा प्रकाश निकलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि इस संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, ऊर्जा से ही बनी हुई हैं। ये हम विज्ञान भी यही कहता है। और हम सभी एक अलग तरीके की ऊर्जा हमारे अंदर है, तो वो अपनी प्रकाश को बिखेरता है। आपने देखा होगा देवी देवताओं की फोटो को भी उसमें निकालते, रेज ऑफ लाइट ऐसे निकलती जी। है, वो भी आभा मंडल ही है, ऑरा ही है। तो हर व्यक्ति के शरीर से प्रकाश निकलता है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। मैंने बताया कि जिसके शरीर में ऊर्जा की स्वतंत्रता जितनी ज्यादा होती है, उसका आभा मंडल उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अब इस ऑरा को में अलग अलग रंग भी होते हैं, इस ऑरा में अलग अलग रंग भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, क्योंकि आपके जो 7 चक्रास हैं वो अपने अलग अलग कलर्स को रेडिएट करते हैं। मान लीजिए आपके रूट चक्रा में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो आपके ऑरा में रेड कलर आता है। आपके थर्ड आई चक्रा में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो आपके ऑरा में डार्क ब्लू कलर आपको दिखाई देगा। आपको नहीं, जिनको ऑरा रीडिंग करना आता है, जो मैं एक्चुअली सिखाता हूँ, अपनी आँखों से ही आप किसी का भी ऑरा देख सकते हैं। तो दिखता है, वो सीखने के बाद आपको दिखेगा। तो इस ऑरा से एग्जैक्टली पता क्या चलता है, रेड, ब्लू या वाइट लाइट अगर दिख रही है? अलग अलग कलर्स का अलग अलग मीनिंग होता है। मान लीजिए किसी के ऑरा में रेड कलर है, तो रेड इज फॉर रूट चक्रा, मतलब उसके रूट चक्रा में एक ऐसे समझे कि 7 कलर के बल्ब हैं, 7 कलर्स के बल्ब अगर एक ही इंटेंसिटी के साथ जल रहे हैं तो व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर रेड कलर की लाइट ज़्यादा इंटेंसिफाइड है, तो जो ओवरऑल जो आउटकम होगा वो रेड कलर होगा। तो इसी तरह से अगर आपके रूट चक्रा में एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो आपके ऑरा में रेड कलर का भी रिफ्लेक्शन होगा। एंड रूट चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल हेल्थ। फिजिकली आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे, लेकिन साथ के साथ ऐसा व्यक्ति जिसके ऑरा में परमानेंट रेड कलर होता है, ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, झूठ बोलना पसंद करता है, सेक्सुअल भावनाएं उसके अंदर ज़्यादा आती हैं, क्योंकि रूट चक्रा है। रूट चक्रा आपकी सेक्सुअल ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसको हम खराब बोलते हैं, और जो वाइट होता है उसको अच्छा बोलते हैं कि ऑरा खराब है? नहीं, हर व्यक्ति के शरीर में व्हाइट कलर तो होगा ही होगा। अलग अलग कलर्स, व्हाइट के साथ में अलग अलग कलर्स का भी कॉम्बिनेशन होता है। जी। अगर किसी के ऑरा में ब्लू या ब्लू की कैटेगरी का कलर है,
दैट मीन्स ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ ज़्यादा रहती है। जिसकी एनर्जी नीचे की तरफ रहती है, जैसे सैक्रल्स के बाद उसके बाद में रूट चक्र के बाद में सैक्रल चक्र होता है, जिसमें जिसका कलर ऑरेंज कलर होता है, मेंटल हेल्थ के लिए होता है। ऐसे व्यक्ति का अगर किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा है या मेंटली अगर कोई वीक है, किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है, दैट मीन्स उसका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब। उसके सैक्रल चक्र को हील कराओ, ऑटोमेटिकली उसकी एंजाइटी और उसका डिप्रेशन निकल जाएगा बाहर। ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं चक्रास में। अच्छा, आजकल एक टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, किरलियन फोटोग्राफी जी 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 जी। तो किरलियन फोटोग्राफी बहुत बड़े स्तर पे, इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे फ्रॉड चल रहा है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। मैक्सिमम जगह पे ये फ्रॉड इसलिए चल पा रहा है क्योंकि आपको नहीं पता कि ऑरा दिखता कैसा है। अब किसी व्यक्ति ने आपकी ऑरा की फोटोग्राफी की और आपको दे दिया, अब आपको क्या पता कि वो सही है गलत है क्या है, आपने ले लिया, हाँ ठीक है। एक जापानीज टेक्नोलॉजी है किरलियन फोटोग्राफी, लेकिन एक्चुअल में लोग ऐसा कम ही हो रहा है। और अगर आपको खुद अपनी आंखों से ऑरा दिखे तो वो ज्यादा रिलायबल। सर, इसकी हम बात कर रहे थे फेस रीडिंग के बारे में, तो फेस रीडिंग से कैसे पहचान सकते हैं कौन सा आदमी कैसा है, क्या किस तरह का है? देखिए, चेहरा ही नहीं बल्कि पूरा शरीर हमारा हमारे बहुत सारे क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो चेहरे की अलग अलग आकृतियां, अलग अलग हिस्से, नाक है, आंखें हैं, फोरहेड है, लिप्स हैं, ईयर्स हैं, ईयर लोब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके बारे में लोगों को बहुत कुछ बताती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को कहिए तो मैं यहाँ बता सकता हूँ। बता दीजिए सर। बताते हैं आप लोग भी। जैसे किसी की नोज की जो लेंथ है ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा कम है, ऐसा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा इमोशनल होता है। जितना ज़्यादा है, फेस की कंपैरिजन की बात करूँ, अगर पूरे फेस को कंपेयर करेंगे नोज की लेंथ से तो आपको दिखेगा अगर इसकी ज़्यादा लंबी है तो उसका इमोशन लेवल उतना ही कम होता है, राइट। ज़्यादा लंबी है तो कम है, हाँ, फेस के कम है उतना ही ज़्यादा इमोशंस उतने ज़्यादा होते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बम्प सा होता है कुछ लोगों के, ये अंतरिक्ष है, जिसके भी है वो बहुत क्रिएटिव होता है, राइट। फिर लिप्स होती हैं जी। अगर अपर लिप्स लोअर लिप्स का फेस के हिसाब से इनकी जो थिकनेस है वो बैलेंस्ड है, जैसे कि आपकी है, ठीक है। तो जिनका बैलेंस्ड होता है, ठीक है, वो मतलब अच्छे बिहेवियर के होते हैं, और ठीक सभी, हालांकि सभी अच्छे बिहेवियर के होते हैं, लेकिन जिनका ये अपर लिप थोड़ा पतला होता है, ऐसे लोग सेल्फ के लिए ज़्यादा काम करते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। और जितना मोटा होगा ये लिप्स जितने ज़्यादा मतलब थिक होंगे, वो दूसरों के बारे में उतना ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। कान है, कान के साइज है, बड़ा कान है उतना अच्छा सुनने वाला है, छोटा कान है उतना कम सुनने वाला है। कानों का जो प्लेसमेंट है वो अगर नीचे की तरफ है, आपकी आईज की लाइन से अगर नीचे है, तो वो व्यक्ति मैटेरियलिस्टिक है। जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक होगा, जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, उतना ज़्यादा धार्मिक होगा या आध्यात्मिक होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आईब्रोज हैं, ये भी बताती हैं व्यक्ति की जो प्रेजेंट सिचुएशन है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो आईब्रोज हैं वो आगे से खड़ी होती हैं जी, एक तरफ की या दूसरी दो। अगर किसी के लेफ्ट साइड की जो आईब्रोज हैं वो आगे से खड़ी हैं लेफ्ट साइड की, तो ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप इश्यूज में रहता है। और किसी के राइट साइड में अगर आईब्रोज अगर खड़ी तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल इश्यूज से रहता है, प्रॉब्लम में रहता है। तो ये सारी चीज़ें फेस रीडिंग में आ जाती हैं। अब देख कर आप लोग अपना अपना भी देख सकते हैं, पता चल जाएगा। आपने हमारा इतना मार्गदर्शन किया चीज़ों को लेकर, जो बहुत सारी भ्रांतियां थी उनको भी क्लियर किया आपने, लाइक हिप्नोसिस को लेकर। वो सबको यही लगता था कि हाथ पे रखा और हिप्नोसिस हो गया। एक्चुअली मैंने ये भी सुना है ना, यहाँ पे लोग शक्तिपात करते हैं। जी जी जी। एक्चुअली मैं बताऊँ, शक्तिपात भी इस समय जो मार्केट में चल रहा है वो बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड है। फ्रॉड मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी से खेलना है। मैं शक्तिपात कई बार लोगों को मतलब मैं कुछ कमांड दूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, और घर बैठे बैठे वो अपने यहाँ पे से हाथ रखेंगे, उनको शक्तिपात महसूस हो जाएगा। जी। ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो शक्तिपात का मतलब कई बार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से ध्यान करके वो अपनी ऊर्जा को एकत्रित करता है, और किसी की योग्यता को जाने बिना वो कैसे अपनी ऊर्जा को उस व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकता है। होता है शक्तिपात, लेकिन जो चल रहा है ना, ट्रेंड जो चल रहा है ना, शक्तिपात बताया जाता है कि मैं शक्तिपात करूँ, भाई ऐसे
कुछ भी होता नहीं है, इन सब चक्करों में मत पड़ो। बिना शक्तिपात के आपके पास बहुत सारी ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी मानसिक शक्तियाँ आप खुद, मैंने बताया, कुछ चीज़ों का फॉलो करके आप अपनी मानसिक शक्तियों को डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति इस पूरी दुनिया में होती है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति को आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतने ज़्यादा आप पावरफुल होगे। अगर आपकी आत्मशक्ति पावरफुल है तो किसी दूसरे की शक्ति भी, चाहे कितनी भी बड़ी मानसिक शक्ति, वो भी आपके काम नहीं करने वाली है। थैंक यू सो मच सर, इतना क्लियरेंस देने के लिए आज के सेशन में। दोबारा Thank you, हम बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे सर। श्योर श्योर।